तो यहाँ पे जैसे कि लास्ट दिन हम लोग राइट क्लिक कर रहे थे, तो यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर बोलकर ये ऑप्शंस है। तो आपके पास भी ये आ रहा है। कहाँ? वो पेज VS कोड के अंदर? पीएच कोड के अंदर राइट क्लिक जब करते हैं तो यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर ये ऑप्शंस आता है। सब तो नहीं आता अभी। एक्चुअली मेरा पेज भी बहुत बेसिक सा मैंने भी बनाया था। अच्छा। हाँ जी। वो एक्चुअली मैं दूसरे सिस्टम से करता हूँ क्लास, मतलब वो प्रैक्टिस दूसरे सिस्टम पे करता हूँ मेरा जो है अच्छा। सिस्टम। हाँ, तो उसके ऊपर अभी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। उस पे भी मैं, नहीं, मेरे पास ओपन विद लाइव सर्वर का कोई ऑप्शन नहीं आता। यस, आई एम श्योर। मैंने एक बड़ा वेब भी पेज ओपन करके देखा, हम्म। बट ऐसा कोई ऑप्शन मुझे नहीं दिखाई दिया। अच्छा, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग? एक्चुअली यहाँ पे ये एक्सटेंशन ऑप्शंस है, ठीक है। जब आप पीएच कोड यूज़ करते हैं तो मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना। जी। तो मेरा स्क्रीन में देखिए, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस है। आपके ऊपर फोल्डर ऑप्शन है, उसके बाद सर्च ऐसे करके देखते हुए आपको ये एक्सटेंशन ऑप्शंस दिखेगा, ठीक है। वन दिख जी। रहा है, basically ये मुझे एक प्लगइन से एक्सटेंशन है जो अपडेट मांग रहा है, बस यही है। बट ये अपडेटेशन आने के बाद एक्चुअली क्या है, हम लोगों को जब भी ये काम करना है तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ एक्सटेंशन की जरूरत पड़ता है कोड को बेहतर लिखने के लिए। तो यहाँ पे लाइव सर्वर बोलकर ये एक एक्सटेंशन है जो आप इंस्टॉल करेंगे। तो क्या होगा, मैं जैसे कि राइट क्लिक करके जो ब्राउजर में डायरेक्टली मुझे अपडेट दिख रहा है पेज का, ठीक है, वो यहाँ पे आपको भी दिख जाएगा, ठीक है। अभी बेसिकली आप अगर विंडोज में काम करते हैं, आपके पास विंडोज ही है ना। मेरे पास विंडोज से मैक दोनों है। मैं ऑफिस वाला जो सिस्टम है वो मैक का है, मेरा जो पर्सनल सिस्टम है वो विंडोज है। अच्छा, ये दो स्क्रीन में जब स्प्लिट करते हैं, दो स्क्रीन में जब स्प्लिट करते हैं तभी जाके क्या होगा, यहाँ पे हम लोग का जो आउटपुट है, जो रेंडरिंग है, वो यहाँ पे हम लोगों को दिखता है। और यहाँ पे जो पार्ट है, इस पार्ट में हम लोगों को दिखता है कोडिंग वाला पार्ट, ठीक है। ये हम्म। दो सेक्शंस एक्चुअली ऐसे अलग रखेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको देख देख के कुछ भी अगर अपडेट करना है, यहाँ पे अगर कुछ भी अपडेट करते हैं, जैसे सेव किया तुरंत यहाँ पे दिख गया। तो जी। ये बहुत आसान तरीका है कि वेब पेज डिजाइन करने का हम्म। प्रोसेस, ठीक है। लाइव यहाँ पे जो भी हम लोग कोड लिखेंगे तुरंत सेव करेंगे तो दिख जाता है। तो ऑलमोस्ट रियल टाइम डेटा अपडेटेशन यहाँ पे मिलता है। तो अभी क्या करेंगे, लास्ट टाइम हम लोग देखे थे कि HTML जितने भी सिंटैक्सेस है आप देख चुके हो, तो उसमें इमेज एम्बेड करके, वीडियो एम्बेड करके सारा चीज़ देख लिया। बट जब हम लोग जो बेसिक्स जो टैग है, जो बेसिक सारे टैग के बारे में एक नोट्स दिया हुआ था, तो आप उसको ऑलमोस्ट देख चुके हैं। हम्म। तो नया प्रोजेक्ट फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, क्लास फाइल। अभी यहाँ पे index.html में पेज डाला। अभी यहाँ पे यहाँ पे index.html उनके अंदर यहाँ पे जो H1 जो टैग दिखे, इस हम्म। H1 टैग के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली क्या होगा, जब भी हम लोग डिजाइन करते हैं तो डिजाइन करने के लिए ओनली HTML काफ़ी नहीं होता है। HTML के साथ साथ हम लोग को CSS डालना पड़ता है, तब जाके हम लोग एक वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोगों के वेब टेक्नोलॉजी मतलब जो फ्रंट एंड में जो काम होता है उसमें हम लोग को तीन चीज़ की ज़्यादा जरूरत पड़ता है। एक होता है HTML, दूसरा होता है CSS, और तीसरा होता है जावास्क्रिप्ट। इस तीनों चीज़ के ऊपर बेस करके हम लोगों का वेब एप्लीकेशन या वेब पेज जो है, वेबसाइट में जो भी देखते हैं, ये तीनों चीज़ के ऊपर बेस करके जनरली सारा का सारा फ्रंट एंड बनता है, ठीक है। तो अभी इस जगह पे मेन है कि HTML पार्ट, उसके बाद CSS पार्ट आएगा, और जावास्क्रिप्ट पार्ट तो डेफिनेटली आता है। और जावास्क्रिप्ट बहुत ही ज़्यादा एक ब्रॉड टॉपिक है। तो हम्म। अभी जब हम लोग HTML में कुछ भी सिंटैक्सेस लिखते हैं तो HTML सिंटैक्स में पहला होता है एलिमेंट, उसके बाद हम लोग जो भी चीज़ लिखते हैं यहाँ पे वो होता है एट्रीब्यूट।
तो इसी तरह का एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है स्टाइल। इस स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर कलर ब्लू, कलर जो है बेसिकली एक सीएसएस प्रॉपर्टी है। इसका नेम अलग से हम लोग कुछ नहीं डाल सकते, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होता है वो प्रॉपर्टी एज इट इज मतलब रिजर्व्ड है। और इसका जो नेम जो दिख रहा है या कलर जो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है वो भी ऑलमोस्ट रिजर्व्ड है। तो इसीलिए यहाँ पे कलर ब्लू यहाँ पे इस तरह डाला। यहाँ पे क्या है, कलर प्लेट दिखा रहा है। ये जो कलर प्लेट है, इस कलर प्लेट में जाकर हम लोग अपने हिसाब से अपना कलर को चेंज कर सकते हैं, अगर कस्टम कलर कुछ देना चाहते हैं तो यहाँ पे कस्टम कलर फॉर्मेट यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे कलर कस्टम कोड जो कलर है, इसको जैसे ही सेव किया तो यहाँ पे कस्टम कलर कोड यहाँ पे आ गया। यहाँ पे जो कलर कोड हम लोग को दिखाई दे रहा है, ये कलर कोड आ रहा है RGB। RGB हम्म। मीन्स रेड ग्रीन ब्लू। ओके। तो पहला जो पार्ट होता है ये होता है रेड। तो अगर ये कलर कोड किस तरीके से काम करता है इसको अगर देखा जाए, तो कलर कोड बेसिकली मेनली 0 to 255, मतलब इसका एक्चुअली रेंज होता है 256 रेंज टोटल। और उसके बाद ये स्टार्ट होता है 0 से 255 तक। तो अगर हम लोग इस कलर कोड को इस तरीके से करें कि यहाँ पे 2 to 55 अगर ऐसे डाल देते हैं, तो यहाँ पे कलर थोड़ा सा रेडिश बन गया। ठीक है। अगर सेकंड पार्ट में, सेकंड इस लाइन पे ये है ग्रीन, तो अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ तो अभी ये पूरा रेड दिखेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे रेड है। ठीक है। हम्म। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं करता हूँ कि 0 और यहाँ पे 255, तो आता है ग्रीन। और यहाँ पे 0 रख के यहाँ पे 255 करता हूँ, होता है ब्लू। तो ये तीनों कलर कॉम्बिनेशन लगभग यहाँ पे है। इसके बाद हम लोग कुछ अलग कलर का कॉम्पोजिशन करें, तो यहाँ पे कलर मिक्सअप मिलता है। यहाँ पे मैं रैंडमली दिया, क्या कलर बनेगा पता नहीं, बट यहाँ पे एक कलर कॉम्पोजिशन बन चुका है जो एक थोड़ा सा कुछ दिखा रहा है। तो और यहाँ पे हम लोग चाहे तो यहाँ पे कलर प्लेट दिख रहा है, तो देख देख के भी उसको सेट कर दिया, तो ये कलर जिस तरीके से मिला वो सेटअप हो गया। इसके अलावा यहाँ पे तो ये RGB एक्चुअली एक फंक्शन है, बट यहाँ पे इसके अलावा भी एक अलग से प्रोसीड्योर में हम लोग कलर को सेट कर सकते हैं, जो होता है हेक्साडेसिमल मोड पे कलर कोड सेट होता है। एक होता है नेम में, जैसे कि रेड हुआ, ग्रीन हुआ, मतलब कुछ भी अगर कलर नेम चाहते हैं तो प्री डिफाइंड कुछ कलर कोड, कलर नेम ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है। जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है कुछ कलर नेम जो हम लोग को मिल जाता है बहुत सारे कोड एडिटर के साथ। खास करके हम लोग अगर VS कोड यूज़ करते हैं तो ये जो कलर नेम्स है सारा ये मिल जाता है। बट इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हो कि कलर को कैसे यूज़ करना है, तो यहाँ पे हैश डाल के यहाँ पे कुछ कलर कोड इस तरह का भी दिया जाता है 000। ये 000 मीन्स है ब्लैक। अभी यहाँ पे जो कलर कोड का जो कॉम्बिनेशन होता है ये होता है हेक्साडेसिमल कोड का, कोड कॉम्बिनेशन होता है। हेक्साडेसिमल मतलब यहाँ पे भी वो जो 3 कलर कोड मैंने लिखा या 6, यहाँ पे 3 या 6 ये कॉम्बिनेशन पे लिखा जाता है। तो यहाँ इस पे हेक्सा कोड कहते हैं। वही हेक्सा कोड के बारे में ही बात कर रहा हूँ। यहाँ हम्म। पे 3 या 6 इसी दौरान में यहाँ पे दिखाया जाता है। तो डेसिमल और हेक्साडेसिमल में फर्क ये है कि यहाँ पे अगर डेसिमल कोड यूज करते हैं तो डेसिमल क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 डिजिट है जो होता है डेसिमल कोड। ओके। ये होता है डेसिमल कोड। और हेक्साडेसिमल जब होता है, अभी ये 9 के बाद से जब 10 आता है तब होता है ABCDEF, ऐसे करके टोटल 16 लेंथ का एक कलर फॉर्मेट कोड रहता है, जिसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल कोड। मतलब यहाँ पे इसे स्टार्ट करके यहाँ तक अगर देखा जाए तो ये 0 से 15 तक ये डिस्टेंस है। और 9 के बाद से ABCDEF ऐसे करके कलर कोड रहता है, जो कलर कोड को हेक्साडेसिमल कलर कोड बोलते हैं। तो इसी तरह ये जो कलर कोड यहाँ पे दिखाई दे रहा है FF, मतलब बेसिकली FF मतलब 15 डिस्टेंस जो है
वो एक्चुअली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो 2 15, तो यहाँ पे 15 15 जो है वो बेसिकली रेट को यहाँ पे दिखा रहा है अभी। उसके बाद यहाँ पे अगर कलर कोड को कुछ अलग तौर पे यहाँ पे डाले, इस जगह पे 5 4 ऐसा कुछ डाल दिया, तो यहाँ पे थोड़ा सा कलर मिक्सड हो गया। और यहाँ पे 6 5, तो कुछ ऐसे कुछ कलर कॉम्बिनेशन बन सकता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ कलर कॉम्बिनेशन ये भी दिख रहा है। यहाँ पे रेड का जो पार्ट है इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, तो दूसरा कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ऐसे करके हम लोगों को कलर कोड दिखेगा। तो अभी जो कलर कोड है ये हेक्साडेसिमल में आ रहा है, क्योंकि हम लोग पहले जो हैश जो साइन डाला वो बेसिकली हेक्साडेसिमल कोड करने का एक ऑप्शन यहाँ पे दिया है। जो RGB हम लोग जो कलर कोड मिलता है उसको और एक तरीके से हम लोग कलर कोड को यूज कर सकते हैं, वो है हेक्साडेसिमल कोड। ठीक है। जी। तो ये कलर कोड, इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारा प्रॉपर्टी है स्टाइल में जो बोलते हैं CSS प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे मल्टीपल CSS प्रॉपर्टीज को लिखने के लिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और उसका वैल्यू हो गया। उसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी अगर लिखना है, जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोगों को फॉन्ट साइज बड़ा करना है, तो यहाँ पे फॉन्ट माइनस साइज, ये है एक्चुअली प्रॉपर्टी नेम। उसके बाद यहाँ पे एक यूनिट पार्ट आया जो है CSS प्रॉपर्टी। तो इसको लिखने से तुरंत ये बड़ा हो गया। मैं इसको थोड़ा सा नीला कर देता हूँ तो अच्छा होगा। तो यहाँ पे ये जो कलर कोड है, यहाँ पे जो फॉन्ट साइज है 50 पिक्सल। ऐसे करते हुए बहुत सारा चीज़ें हम लोग यहाँ पे स्टाइल में डाल सकते हैं। टेक्स्ट एलाइन सेंटर, तो ये एकदम पेज के सेंटर पे आ रहा है। तो इसी तरह यहाँ पे हम लोग सारा चीज़ देख पा रहे हैं। तो एक ये वाला पार्ट है। उसके बाद ये जो CSS मैंने जो सारा लिखा, यही सेम CSS अगर मैं दूसरा एक टैग के लिए लिखता हूँ हम्म। दूसरा तरीके से, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ और एक चीज, अनदर हेडर, THER, अनदर हेडर टैग बोलकर यहाँ पे लिखा। तो यहाँ पे अनदर हेडर टैग लिखने के बाद अभी मैं यहाँ पे जैसे स्टाइल टैग लिखा था, अभी हम लोग सॉरी स्टाइल एट्रीब्यूट जो लिखा था, ये स्टाइल एट्रीब्यूट से हम लोग ये एक्चुअली लिखेगा नहीं। यहाँ पे एक्चुअली करेंगे क्या, हम लोग इसी जगह पे स्टाइल बोलकर एक टैग भी है। ठीक है। स्टाइल लिखने के लिए, CSS स्टाइल लिखने के लिए स्टाइल बोलकर टैग भी होता है, जिसमें H2 H2 मतलब यहाँ पे एलिमेंट को पॉइंट करता है। तो इस एलिमेंट को पॉइंट करने के बाद यहाँ पे मैंने कलर को रेड कर दिया। ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे H2 है, बट यहाँ पे जितनी भी H2 रहेगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे H2, फिर दूसरा टैग आ गया यहाँ पे, वेलकम टू HTML, ये दोनों दिया, तो दोनों टैग रेड हो गया। तो हो सकता है कि हम लोगों को दोनों टैग में रेड नहीं चाहिए, बट हम लोग अगर जब एलिमेंट के ऊपर हम लोग डायरेक्टली कलर या कुछ डाल देते हैं, कुछ स्टाइलिंग, तो उस टाइम पे हम लोग को दोनों ही टैग पे सेम टाइप का कलर्स दिख जाता है। ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे वेलकम टू HTML जो टैग है इस टैग का कलर दूसरा कर दूँ, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये कलर टैग का चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर यहाँ पर इसके लिए कोई कस्टम अलग से हेडर डाल देंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, जब भी हम लोग कस्टम हेडर तो कुछ होता नहीं है, यहाँ पे हेडर टैग जो है H1 to H6 तक हम लोग का हेडर टैग रहता है, जो बेसिकली रिजर्व HTML सिंटैक्सेस है। ठीक है। तो हम्म। रिजर्व HTML सिंटैक्सेस में H1 to H6 तक हम लोगों का सारा अलग अलग टाइप का हेडर टैग्स दिखेगा। बट यहाँ पे जो चीज़ नहीं दिख रहा है कि अगर हम लोग को चाहिए कि थोड़ा सा अलग कुछ डिजाइन, तो उस टाइम पे यहाँ पे हेडिंग बोलकर यहाँ पे एक क्लास एट्रीब्यूट यूज किया, मतलब यहाँ पे पहले क्लास एक एट्रीब्यूट यूज किया, उसके अंदर हेडिंग बोलकर ये नेम दिया। हम्म। ठीक है।
तो ये बेसिकली क्या हुआ, एक आइडेंटिफायर हुआ जिसको आइडेंटिफाई करेंगे सीएसएस लिखने के लिए। तो इस सीएसएस को लिखने के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जब हम लोगों का क्लास होता है तो क्लास को सीएसएस में आइडेंटिफाई करते हैं डॉट से। उसके बाद जो नाम लिखा हुआ है उधर सेम चीज यहाँ पे लिखकर यहाँ पे कलर आइडेंटिफाई कर दिया और यहाँ पे कलर चेंज कर दिया, तो क्या हुआ, कलर चेंज हो गया। ठीक है। हम्म। तो ये हुआ हेडिंग। बट यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे भी हेडिंग है, यहाँ पे भी हेडिंग है। तो ये हेडिंग और ये हेडिंग में डिफरेंस क्या है? H1 H2 ए भी है तो उसमें दिख रहा है, बाकी और उसमें एक अलग से स्टाइल का ऑप्शन दिया हुआ आपने, जो स्टाइल के एट्रीब्यूट अलग से हमने लगा रखा है। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे H1 H2 टैग यहाँ पे बड़ी मैटर नहीं करता है। हम्म। H1 जो टैग है वो तो एक टैग है जो किसी भी अगर वेबसाइट में अगर घुसते हैं तो आपका सबसे ज्यादा वो जो पेज का नाम है वो हाईलाइट होना चाहिए। तो इसीलिए क्या होता है, H1 टैग इसी हिसाब से इम्पोर्टेंट होता है। H2 भी वैसे ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जो टाइटल टैग होता है उसके अंदर जो सब टैग होता है वो H2 से लिखा जा सकता है। तो इसलिए H1 H2 ऑलमोस्ट सेम काम ही कर रहा है हर एक लाइव वेबसाइट के लिए। बट यहाँ पे जो काम कर रहा हूँ उसके लिए बेसिकली क्या है, H1 H2 और हेडिंग, ये जो अलग जो ऑप्शंस मैंने दिखा रहा हूँ ये बेसिकली डिफाइन करने का प्रोसेस है। डिफाइन करने का प्रोसेस मतलब बेसिकली यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे जो एट्रीब्यूट है, ये एट्रीब्यूट है आईडी, और यहाँ पे जो एट्रीब्यूट है क्लास। तो हम्म। इसी वजह से क्या है, ये दोनों हेडिंग तो मतलब लिटरली इसको अगर देखा जाए तो दोनों सेम है। बट इसका जो बिहेवियर है ये दोनों अलग है क्योंकि ये आईडी है और ये क्लास है। हम्म। आईडी मतलब क्या है, आईडी मतलब होता है यूनिक। बेसिकली आईडी हमेशा यूनिक ही होता है ना, क्योंकि अगर आपके पास जो आईडी है, मान लीजिए कि आपके पास आधार कार्ड है जो आईडी कार्ड है बोला जा सकता है, वो सेम नंबर दूसरा किसी के पास तो होना नहीं चाहिए। हम्म। होगा क्या? नहीं हो सकता, यूनिक है। यूनिक है। तो इसलिए क्या होता है, अगर कोई कॉपी करके करना चाहे तो कर सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा, नहीं हम्म। होता है। बट बाय डिफॉल्ट अगर देखा जाए तो आईडी हमेशा यूनिक ही होता है। तो मल्टीपल आईडीज होता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे जो आईडी है ये आईडी यूनिक होगा। और इसी जगह पे जब हम लोग इस हेडिंग के ऊपर अगर कुछ लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये पहला हेडिंग है, और उसके बाद ये जो आईडी वाला जो हेडिंग है मैं उसको थोड़ा सा बाद में लिखता हूँ। यहाँ पे भी H2 क्लास लिखता हूँ, वेलकम टू CSS, बट यहाँ पे इसको अप्लाई करता हूँ आईडी में। ठीक है। तो ये भी बाय डिफॉल्ट इस H2 के वजह से यहाँ पे भी ये भी रेड आ गया क्योंकि ये H2 टैग है। बट मुझे इसको डिस्टिंग्विश करना है, इसका कलर चेंज करना है, ग्रीन करना है। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे इस आईडी का सहारा लेना पड़ेगा। तब यहाँ पे क्या करेंगे, इस आईडी को सहारा लेने के लिए यहाँ पे आईडी कलर ग्रीन होगा, जो हैश सिंबल से ये डिनोट करता है। अभी इसको जैसे ही सेव करूँगा तो यहाँ पे मेरा जो कलर कोड है वो चेंज हो गया है। ठीक है, दिख रहा है? मुझे दिख रहा है, मगर ठीक है। ओके। बेसिकली बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। मेनली क्या होगा, जब हम लोग एलिमेंट को कॉल करेंगे, किसी भी एक तरह का एलिमेंट, मतलब जो HTML एलिमेंट टैग होता है उसके ऊपर कुछ भी स्टाइलिंग डालेंगे तो उसके लिए डायरेक्टली टैग नेम जो होगा, यहाँ पे जो टैग नेम है वही टैग नेम डायरेक्ट यहाँ आपने H2 पे। के लिए डाला था। हम्म। मैं एक्चुअली मैंने एक चीज़ मिस कर दी थी, मैंने H2 नहीं देखा था कि स्टाइलिंग आपने H2 के लिए डाला था। हम्म। एंड अब उसके बाद आप तो आइडली जितनी भी H2 के हेडिंग बन रहे हैं हम्म। उसमें यही कलर जाना चाहिए था, हाँ। हाँ, रेड। ऐसे ही जा रहा है। अगर उसके मुझे ये अगर नहीं लिखता हूँ तो सारा ही रेड कलर ही दिख रहा है। जी। जब हम लोग डिस्टिंग्विश कर रहे हैं या आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि उसका एक्चुअली नेचर कैसे होना चाहिए, उसका कलर कैसा देखना चाहिए, तब हम लोग यहाँ पे एक टाइम पे क्लास डाला, दूसरे टाइम पे आईडी डाला। और जब हम लोग क्लास डाला तब इसको डॉट दिया CSS में, मतलब स्टाइल जब लिखा तो उस टाइम पे उस नेम के पहले एक डॉट साइन बैठा दिया। और जब आईडी लिखा उसके पहले
एक हैश साइन बैठा दिया। यही है एक्चुअली दोनों को अलग करने का ऑप्शंस। हम्म, ठीक है, ये तीन चीज तो समझ आ गया है ना। हाँ जी, ये आ गया। एक सिर्फ बार मैं तीन, इसको देख लूँ। ये ये सिर्फ तीन चीज है। ठीक है, हेडिंग ये ठीक है है। एलिमेंट के लिए, ये है हेडिंग क्लास के लिए, क्योंकि आप अगर माउस ओवर करेंगे तब पर भी आपको बोल देगा कि ये किसके लिए है, ये भी बोल दिया किसके लिए है। हम्म, एलिमेंट का नाम दिया नहीं, एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, H2 H4 पी टैग डी इन टैग, बहुत सारा टैग होता है, कुछ भी टैग हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे नाम दिया ओनली एलिमेंट। बट मेन जो चीज़ है वो है हेडिंग, तो इसलिए यहाँ पे बोला कि हेडिंग। उसके हम्म, बाद यहाँ पे जब गया तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे जो आईडी head, का जो नेम है वो है हेडिंग। ठीक है, हम्म, उसके हिसाब से यहाँ पे सिर्फ कलर बैठा है। हाँ, शुरू शुरू में आपका अगर फर्स्ट टाइम आप क्लास कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा दिक्कत लगेगा लगेगा कि सर इतना सारा चीज़ कैसे याद रखेंगे, इतना सारा चीज़ कैसे करेंगे। सच बात बताओ, देखिए हम लोगों को सीखने के लिए तो बहुत कुछ सीखना पड़ता है। आप जब स्कूल में पढ़े थे, जब पढ़ाई स्टार्ट किए थे, काम के लिए जब बड़े हो रहे थे, बहुत कुछ पढ़ाई की है, ठीक है ना। हम्म, लेकिन काम पे क्या आता है, जो रेगुलर यूजर्स में आता है वही काम पे लगता है। तो इसीलिए क्या होता है, एज पर लर्निंग नीड्स बहुत कुछ चीज़ को सीखना तो पड़ेगा एज फंडामेंटल क्लियरेंस। बट बहुत सारा चीज़ है कि जो हम लोगों को काम पे नहीं भी आएगा। बट मैं जो चीज़ें सिखा रहा हूँ, ये जो चीज़ें सिखा रहा हूँ, ये बेसिक है, फंडामेंटल है। जैसे कि अगर आप कुछ भी पढ़ाई करते हो तो उसका बेसिक जो फॉन्ट्स होता है, जैसे ABCD या आ क ख, ये जो सारा चीज़ है, ये सारा चीज़ आपको सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि आपको HTML टैग के बारे में पता करना है, उसका CSS या स्टाइलिंग कैसे काम करता है वो समझना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है कि बहुत सारा जो कॉम्प्लिकेटेड CSS है, उसका जो स्टाइलिंग है उतना काम करने लायक बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिसेस की जरूरत पड़ेगा डेफिनेटली। तो उसके लिए बहुत सारा हम लोगों के पास अभी फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर है, जो हम लोग धीरे धीरे करके जब सीखेंगे तो आप कंप्लीट वेबसाइट डिजाइनर तो बन जाओगे। मतलब आपको एक वेबसाइट डिजाइन आप बना पाओगे अपने हाथों से आसानी से, इस कोर्स खत्म होते होते। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। अभी इस चीज़ के ऊपर मतलब हम लोग जब भी स्टाइल अप्लाई करते हैं, तीनों बेसिक वे में अप्लाई करते हैं। एक है टैग वाइज, एक है क्लास वाइज, और दूसरा तीसरा होता है आईडी। आईडी वाइज। ओके, तो ये तीनों प्रोसीड्योर में हम लोग स्टाइल को अप्लाई करते हैं। इसके अंदर हम लोग दो टाइप में, दो तरीके से हम लोग स्टाइल को अप्लाई करना भी सीखा है। एक है इनलाइन स्टाइल टैग को यूज करके, और एक है इन पेज स्टाइल टैग को यूज करके। मतलब यहाँ पे इनलाइन स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके यहाँ पे स्टाइल डालना देखा है, जो ये वाला है। ठीक है, और एक है कि इनलाइन स्टाइल, इनलाइन नहीं ये बोलते हैं ऑन पेज स्टाइल टैग, स्टाइल टैग डाल के स्टाइल डालना। ये दोनों प्रोसीड्योर है स्टाइल को डालने का। ठीक है, देख लिए। अभी तीसरा प्रोसीड्योर है। तीसरा प्रोसीड्योर क्या है? तीसरा प्रोसीड्योर है कि अगर हम लोग एक ही पेज के अंदर सारा चीज लिखेंगे तो स्टाइल और ये जो CSS है, ये सारा चीज बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन लगता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। तो इसीलिए इस स्टाइल टैग को यहाँ से हटा दिया। और जैसे ही हटा दिया तो तुरंत क्या हुआ, यहाँ पे जितनी भी H2 में जो भी कलर सिंटेक्सेस जो भी था, जो भी एप्लीकेबल था, वो सारा हट चुका है। क्योंकि यहाँ पे जो भी CSS था ये सारा CSS कॉपी कर लिया था मैंने। यहाँ पे स्टाइल बोलकर, style.css बोलकर एक स्टाइल फाइल ओपन करेंगे, उसके अंदर सारा चीज़ डाल दिया। ओके, ये अलग से फाइल कर दिया जिसके अंदर मैंने ये सारा स्टाइल टैग डाल दिया। तो यहाँ पे सारा जो स्टाइल्स डाल दिया, ये ओनली style.css। इस में स्टाइल गया। नेम नेम मैटर नहीं करता है, यहाँ पे जो एक्सटेंशन है वो मैटर करता है। तो यहाँ ठीक। पे style.css ये नेम है फाइल का। अभी इस फाइल को हम लोग ऐड करेंगे
लिंक टैग, मतलब यहाँ पे हेडर के अंदर लिंक टैग को यूज करके, ये जो हम्म, लिंक टैग है, ये लिंक टैग काम करता है कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट जो होता है, सीएसएस जो फाइल होता है, उसको लिंक करने का काम करता है। बट एक चीज याद रखना ही चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए, अगर आप ऐसा एडिटर यूज कर रहे हो जिसमें आपको मेरे यहाँ पे क्या है, क्विकली हेल्प दे दिया, शायद आपके एडिटर में क्विकली अगर हेल्प ना दिया, तो आपको शायद पूरा चीज़ मैनुअली राइट करने की जरूरत पड़ सकता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब बिगिनर लेवल में स्टार्टिंग में काम करते हैं, क्या करते हैं, रेल में तो डालना है, बट उसके बाद यहाँ पे एक्चुअली स्टाइल डालना है, तो टाइप टेक्स्ट सीएसएस ऐसे कुछ दे देते हैं। हम्म, ऐसे देने से हम लोग का कोई भी कलर फिल होगा नहीं। ठीक हम्म, है, टाइप से कलर फिल होता नहीं है। टाइप से बेसिकली वो फाइल क्या है, उसका अंदर जो कंटेंट है वो बेसिकली क्या काम करेगा, शायद उसका टाइप बता सकते हैं, बट ये एक्चुअली कुछ काम का नहीं है आज के डेट में। ये ओके। टाइप जो पार्ट है ये कुछ काम का नहीं है ज़्यादा। यहाँ पे जो काम का चीज़ है वो रियल स्टाइल सीट, ये बहुत ज़्यादा काम का चीज़ है, क्योंकि जब आप ये एट्रीब्यूट मिस कर जाओगे, तब हम्म, आपका सीएसएस भी मिस कर जाएगा। सीएसएस कभी मतलब दिखेगा ही नहीं। और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जब कोई नया वेबसाइट डिजाइन स्टार्ट करते हैं, बहुत ही ओके। कॉमन प्रॉब्लम है। बट आपको अगर ये सीरियसली ध्यान पे रख के आप काम करते हो, तो शुरुआत में शायद प्रॉब्लम नहीं होगा, बट थोड़ा सा लंबा प्रोजेक्ट करने के टाइम पे अचानक से आपका ये लाइन इरेज हो गया, तो तुरंत आपको सारा सीएसएस बिखरा हुआ दिख रहा है। तब आप ढूंढते रह जाओगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ। शायद दिखा कि यहाँ पे ये वाला एट्रीब्यूट मिसिंग हो गया। हो सकता है बहुत सारा मिसिंग, बहुत सारा चीज़ें प्रॉब्लम आ सकता है, जैसे कि यहाँ पे कुछ अगर ऐसा हो गया तो भी एक प्रॉब्लम आ सकता है। वैसे यहाँ पे कुछ दिखा नहीं रहा है, बट ऐसा भी एक प्रॉब्लम है। सीएसएस में कुछ दिक्कत आता है तो यहाँ पे देखिए सारा रेड लाइट दिख गया, हम्म, क्योंकि बेसिकली क्या है, इतना तक सही है, इसके बाद वाला जो सीएसएस है बिगड़ गया है। ओके। क्योंकि ब्रैकेट प्रॉपरली जब क्लोज नहीं होगा, मतलब ये ब्रैकेट ओपन हुआ बट ये ब्रैकेट क्लोज नहीं होगा, तो दिक्कत है। अगर यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग हो गया तो भी प्रॉब्लम आ सकता है। सेमीकोलन में प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा है, बट कभी कभी होता है कि सेमीकोलन अगर प्रॉपरली नहीं बैठता है तो भी प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे अगर मुझे ये जो हेडर टैग है, सारे हेडर टैग टेक्स्ट अलाइन सेंटर जब करेंगे, सारा जितने भी एच टू टैग है सारे बीच में आ गया। हम्म, क्यों? क्योंकि सारे टैग एच टू टैग है ना, तो इसीलिए। बट अगर हम लोग इसको ऐसे ना डाल के सिर्फ क्लास के लिए सेंटर करते अभी इसको सेव कर देता हूँ, तो फिर से लेफ्ट में चला गया। यहाँ पे अलाइन, अलाइन आइटम नहीं, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन। अभी इसको सेंटर करता हूँ, तो यहाँ पे सेंटर में आता है। यहाँ पे अलाइनमेंट पे बहुत सारा ऑप्शन है, स्टार्ट एंड लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई मैच पेरेंट, बहुत हम्म, सारे ऑप्शन है। बट यहाँ पे स्टार्ट एंड आपको ज़्यादा फर्क दिखेगा नहीं। यहाँ पे स्टार्ट डालेगा तो भी अ, शुरुआत में दिखेगा, और एंड भी दिखेगा तो भी ऐसे दिखेगा। ठीक है, और यही सेम चीज़ आपको लेफ्ट राइट में भी दिखेगा। लेफ्ट में ये, और राइट में ये सेम चीज़ दिख रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे स्टार्ट एंड लेफ्ट राइट में ज़्यादा फर्क दिखेगा नहीं, सेंटर तो सेंटर ही है। और जस्टिफाई जो है, हम्म। ये जब आप ज़्यादा बट ये लिखेगा। ऑफिस वही ऑप्शन है जो एमएस ऑफिस में यूज होते हैं, राइट? हाँ, एमएस ऑफिस में जो यूज़ होता है वही ओके। ऑप्शन है एक्चुअली। मैच पेरेंट बस मुझे थोड़ा नया दिख रहा है इसमें। हाँ, मैच पेरेंट आपको नया दिख रहा है, बट मैच पेरेंट यहाँ पे एक्चुअली कुछ काम का नहीं है। ओके। ये एक ऑप्शन डाल के रखा हुआ है, इसके ऊपर कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, बट ये ज़्यादा कुच काम का नहीं है मैच पेरेंट। ठीक है, और इसके ऊपर अगर मुझे कुछ डिटेल्स में जानकारी लेना है, तो यहाँ पे VS कोड में जब भी हम लोग काम करते हैं, तुरंत यहाँ पे MDN रेफरेंस बोलकर ये ऑप्शन दे देता है, जहाँ पे क्लिक करने से तुरंत हम लोगों का मोजिला वेब डॉक्स
या एमडीएन मतलब यह बेसिकली है मोजिला डेवलपर का साइट है, जिसमें हम लोगों का जो जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी सीएसएस प्रॉपर्टी है, उस हम्म। हर एक प्रॉपर्टी क्या काम करता है उसके बारे में थोड़ा सा जो आउटकम है वो दिखा देता है। ठीक है, इस तरह यहाँ पे दिखा दिया कि कौन सा प्रॉपर्टी किस तरीके से दिखने वाला है। ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे सारा चीज़ का लिखा हुआ दिखाया है। अभी कौन सा चीज़ क्या काम करने वाला है उसका थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन देता है। बट प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे बहुत सारा चीज़ दिख जाता है जो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाला है। तो इसलिए क्या है, आपको तुरंत रेफरेंस चाहिए तो आपको VS कोड तो डेफिनेटली दे देता है। बट मैं हमेशा रेकमेंड करूँगा कि आपको CSS पढ़ना हो या HTML पढ़ना, जो भी पढ़ना है, आप W3 स्कूल से पढ़िए। क्योंकि W3 स्कूल्स में बहुत ही छोटे तरीके से, अच्छा इजी आसान लैंग्वेज में और हम्म। विथ एग्जाम्पल्स के साथ बहुत सारी चीज़ें देता है जो आपको काम करने के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो इसलिए W3 स्कूल्स काफ़ी अच्छे से बिगिनर लेवल नॉलेजेस को अच्छे से देता है। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो क्लास है, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या किया, एक अलग सा प्रॉपर्टी डाला ना। इस अलग सा प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ पे और एक क्लास का नाम दिया, यहाँ पे क्लास का नाम दिया राइट। ठीक है, जिसमें टेक्स्ट अलाइन राइट ये डाल दिया। हम्म। अभी एक खेल है, खेल क्या है, राइट बोलकर एक क्लास है जिसका नाम, जिसका काम है कंटेंट को राइट कर, मतलब राइट साइड में ले जाना। ठीक हम्म। है, अभी ये जो क्लास है, ये क्लास तो पहले बना दिया। अभी इस क्लास को जिस जगह पे डालेंगे वही राइट पे चला जाएगा। मतलब यहाँ पे इस क्लास, इसमें क्लास RIGST एक क्लास डाल दिया तो देखिए ये वाला राइट में चला गया। ठीक है, तो जिस जगह पे एक क्लास डालेंगे वो राइट में चलेगा। या हम्म। मैंने इसको हटा देता हूँ, उसको रख देता हूँ। अभी फिर मैं इसमें तो हेडिंग ऑलरेडी है, ठीक है, इसके साथ स्पेस डाल के यहाँ पे राइट डालता हूँ तो भी ये चला जाता है। बट यहाँ पे जब ID है, ID के साथ हम लोग राइट नहीं डाल सकते, काम करेगा नहीं, वैसे भी करेगा नहीं। क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से डालने से यहाँ पे जो कलर ग्रीन था वो भी खत्म हो गया। ठीक है। तो ये आईडी में मान लीजिए कि अगर किसी एक टेक्स्ट को जैसे इसमें से कलर बता तो कैसे करेंगे? ID में अगर कलर करना ही है तो सिर्फ एक ही हैश साइन से कर सकते हैं। हम्म। इसके अलावा अगर मुझे एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी डालना है तब वो क्लास में ही जाके डालेगा। ओके। मतलब यहाँ पे क्लास डाला तो क्लास में जाके यहाँ पे चला गया। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हेडिंग लगा, यहाँ पे भी राइट लगा। बट एक गौर करिए चीज़ कि यहाँ पे हेडिंग का जो कलर है ब्लू कलर वो आया नहीं। बट हम्म। यहाँ पे जो हेडिंग है वो कलर दिखा रहा है, मतलब प्रायोरिटी इसी ID वाला को ही दिया है, इस हम्म। वाले को नहीं। बट राइट जो है वो ले लिया राइट साइड में डालने के लिए कंटेंट। तो इसी तरीके से हम लोग जब क्लास यूज करते हैं तो मल्टीपल क्लासेस को हम लोग स्पेस डाल डाल के एक लाइन के अंदर डाल सकते हैं। जिससे क्या होता है, कभी कभी होता है कि हम लोग जब एडवांस लेवल में डिजाइन करेंगे तब हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं, CSS ज़्यादा उतना लिखते नहीं है। हम लोग को CSS लिखा हुआ बहुत सारा क्लासेस मिल जाता है और बहुत आसान तरीके से मिलता है कि बहुत एक दो वर्ड लिख कर ही काम मिल जाता है। राइट करना है तो आर दिया दिया तो हो गया, मतलब बेसिकली राइट तो ये बड़ा वर्ड हो गया, सिर्फ आर दे दिया तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे इतना बड़ा ना लिख के ओनली आर लिखने से आप अपना काम खत्म। तो ऐसा होता है कि क्लास जो एक्चुअली उसमें जो लिखा हुआ था टेक्स्ट अलाइन राइट, बट यहाँ पे सिर्फ आर लिखा, काम हो गया, राइट साइड में चला गया। तो ऐसे क्लासेस बनता है जिसको यूटिलिटी क्लास बोलते हैं, जो हम लोगों को एडवांस लेवल में जाने के बाद इस तरीके का बहुत सारा क्लासेस, रेडीमेड क्लासेस मिल जाता है जिसको हम लोग यूज करके इस तरीके का जो काम है इसको आसान कर सकते हैं। ओके, हम्म। तो यही होता है बेसिकली, मतलब स्टाइल वाला पार्ट। मतलब ये हो गया इनलाइन CSS। उसके बाद ऑन पेज CSS दिखाया, दूसरा पार्ट। और तीसरा पार्ट है एक्सटर्नल CSS। ठीक है, चलो। एक्सटर्नल CSS। ओके,
तो ये तीनों प्रोसेस में हम लोग एक्चुअली देखे। अभी एक और चीज़ है कि अगर हम लोगों के पास तीनों CSS प्रोसेस है और आपके पास यहाँ पे क्लास में ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, जिसमें कलर दिया हुआ है, ब्लू कलर दिया हुआ है, बट आप चाहते हो कि नहीं मुझे ब्लू कलर नहीं, मुझे थोड़ा सा दूसरा कुछ कलर दिखाना है या स्टाइल को ओवरराइट करना है, बट आपको जो स्टाइल है यहाँ पे CSS में जाके स्टाइल को चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, मतलब हो सकता है कभी कभी, क्योंकि आप शायद दूसरे किसी टेम्पलेट के साथ काम कर रहे हो। तो उस टाइम पे कभी कभी होता है क्या, आप डायरेक्टली अगर उसी टेम्पलेट के अंदर, मतलब उसी CSS फाइल को अगर रीराइट कर दोगे तो प्रॉब्लम आ सकता है। तो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, उस टाइम पे हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली स्टाइल टैग डाल के यहाँ पे हम लोग जो भी प्रॉपर्टी वैल्यू चेंज करना चाहते हैं उसी प्रॉपर्टी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ पे कलर हो या जो भी प्रॉपर्टी हो जिसको हम लोग चेंज करना चाहते हैं उसको हम लोग इनलाइन स्टाइल टैग से उसको चेंज कर सकते हैं। तो यही है CSS स्टाइल का यूज़ करने का तरीका। ठीक है, ये बेसिक से ही मैंने दिखाया, बट इसको थोड़ा सा स्टडी करना है, अच्छी तरीके से डाइजेस्ट करना है, तब जाके आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाओगे। ये हो गया एकदम बेसिक CSS वाला प्रॉपर्टी। हम्म। अभी मैं ये CSS का जो बेसिक प्रोसेस है इसको छोड़ के मैं थोड़ा सा टेम्पलेट डिजाइन का जो आउटर लाइन जो है वो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे ये बेसिक्स है। हम्म। अभी हम लोग एक वेबसाइट वायर फ्रेम बनाएंगे। तो यहाँ पे वेबसाइट WI वेबसाइट वायर फ्रेम बनाएंगे जिसके अंदर index.html ये डालेगा। यहाँ पे ये डाल दिया। अभी यहाँ पे कुछ टैग्स डालेंगे, कुछ यहाँ इस तरीके का कुछ टैग दिखाता हूँ, फिर पेज को छोटा कर लेते हैं। ओके, तो अभी इस पेज को लाइव सर्वर में डालता हूँ। तो यहाँ पे ये लाइव सर्वर में डाल दिया। अभी एक्सटर्नल CSS भी यहाँ पे लिंक करता हूँ, style.css, इसको राइट साइड में डाल देता हूँ। अभी यहाँ पे जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट जो है इसको मैं बात कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ये लेफ्ट साइड और राइट साइड के अंदर ही ये काम करना है और यहाँ पे सारा चीज़ दिखाना है। तो पहले क्या होता है, जब भी हम लोग कुछ वेब पेज डिजाइन स्टार्ट करते हैं तो वेब पेज डिजाइन स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को पहले कुछ चीज़ को रीसेट करने की जरूरत पड़ता है। मतलब CSS के अंदर कुछ चीज़ रीसेट अगर प्रॉपरली नहीं करेंगे तो उसमें हम लोगों का जो भी वेबसाइट डिजाइनिंग होता है वो प्रॉपरली दिखता नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट डाल देते हैं। अभी यहाँ पे स्टार्ट डालने के बाद यहाँ पे हर एक जगह पे मार्जिन और पैडिंग ये दिखता है। मार्जिन और पैडिंग बेसिकली क्या होता है, स्पेसिंग का बात है। ओके। मार्जिन एक्चुअली क्या होता है, एक हिडन, एक्चुअली एक हिडन बॉर्डर रहता है। ज- जब तक हम लोग बॉर्डर कलर नहीं डालेंगे तो दिखेगा नहीं, एक हिडन बॉर्डर रहता है। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक बॉर्डर डाल देता हूँ पहले। बॉर्डर बॉर्डर बोलकर यहाँ पे प्रॉपर्टी देता हूँ जिसमें 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक डाल देता हूँ। तो इसको अभी लिंक करता हूँ इस जगह पे, क्योंकि इस जगह पे लिंक जब तक नहीं करेगा कुछ दिखेगा नहीं। तो देखिए ये ब्लैक ना डाल के इसको रेड डालता हूँ, समझना आसान होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हर एक जगह पे कुछ बॉर्डर आ गया है। पर देख रहा है। ठीक है, हमेशा हर एक एलिमेंट को बॉर्डर जब दिखता है तो क्या दिखता है, पूरा लाइन बाई लाइन, मतलब पूरा दिखता है, पूरा लाइन दिखता है। ठीक है, हम्म। कंप्लीटली पूरा एक लाइन पे सारा बॉर्डर्स कैप्चर कर लेता है। क्यों, क्योंकि बेसिकली HTML जो टैग्स जो भी लिखते हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही लिखा जाता है, वर्टिकली नहीं लिखते। तो इसीलिए क्या होता है, एक लाइन खत्म होता है दूसरा लाइन शुरू होता है,
तीसरा लाइन खत्म होता है, ऐसे करके पूरा लाइन का काम जो है चलता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, हर एक टैग के बाद एक मार्जिन दिख रहा है, मतलब एक वाइट स्पेस दिख रहा है। जो इस रेड लाइन है, मतलब इस ये जो रेड लाइन है, इस रेड लाइन के अंदर जो स्पेस देते हैं उसको बोलते हैं पैडिंग, और इसके बाहर जो देते हैं वो होता है मार्जिन। ठीक है। ओके। तो अंदर में होता है पैडिंग, बाहर में होता है मार्जिन। तो कभी कभी मार्जिन और पैडिंग को सेट करके अपना जो पेज का जो लाइन है और उसका जो डिजाइन है प्रॉपरली वो सेट करते हैं बहुत सारे टाइम पे। तो ये बेसिक है। अभी इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। कमेंट आउट करने का आसान तरीका एक है कि फ्रंट कंट्रोल फ्रंट स्लैश जब डालेंगे तो तुरंत वो स्टाइलिंग कमेंट आउट हो जाता है, मतलब जो भी हम लोग कमेंट में डालना चाहते हैं वो डायरेक्टली कंट्रोल फ्रंट स्लैश डालेंगे तो तुरंत कमेंट आउट हो जाता है। अभी यहाँ पे मैं मार्जिन पैडिंग 0 0 डाल देता हूँ, तो मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइज 0, ऐसे करके डालता हूँ। तो बेसिकली क्या हुआ, ये कम्प्लीटली मार्जिन पैडिंग को ख़त्म कर दिया। बॉक्स साइज जो है बॉर्डर बॉक्स वो भी ख़त्म कर दिया। मतलब बेसिकली हर एक टाइप का जो भी स्पेसिंग होता था पेज के अंदर, जितने भी टाइप का स्पेसिंग बाय डिफॉल्ट रहता है सबको ख़त्म कर दिया। और उसको ख़त्म करने का प्रोसेस ये है कि यहाँ पे स्टार जो है ये होता है बेसिकली ऑल एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना। स्टार से हम लोग एवरी एलिमेंट्स को, जो भी HTML पेज के अंदर है जितने भी एलिमेंट्स है सारा एलिमेंट्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको करते हैं। ये करने के बाद अभी हम लोगों को एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना होगा। स्ट्रक्चर मीन्स पेज का एरिया डिफाइन करना होगा। ठीक है। क्योंकि पहले के ज़माने में जो वेबसाइट दिखते थे ज़्यादातर वो लेफ्ट अलाइन में दिखता था, क्योंकि वो एक साइड बनता है कुछ इस तरीके से दिखता है। अभी स्क्रीन साइज बड़ा होते जा रहा है, तो पहले वो डेस्कटॉप वेबसाइट बना था तो वो उसका अलाइनमेंट वैसे ही था। अभी स्क्रीन साइज बड़ा हो गया बट वेबसाइट पुराना ही रिन्यू हो गया, मतलब HTML पेज ही था वो बहुत सालों से चल रहा है, तो उसको सही नहीं किया। तो पुराना जो साइट होता है वो लेफ्ट अलाइन में ही रह जाता है। बट आज के डेट में हम लोगों को जब भी वेबसाइट डिजाइन करते हैं तो हम लोगों का आज के डेट का वेबसाइट डिजाइनिंग का स्टाइलिंग ये होता है कि हमेशा एक पेज का अलाइन मेंटेन करना पड़ता है, और पेज का जो सेटअप है वो हमेशा सेंटर पे रखते हैं। जैसे कि आपका अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो दिखता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज स्टाइलिंग जो दिखता है, पेज तो क्या होता है आपके स्क्रीन के सेंटर में ही दिखता है ना, पेज साइज। वो तो पूरा स्क्रीन मतलब भर के तो नहीं दिखता, ओनली वर्ड दिखता है। तो उसमें शायद आपका पूरा नोटपैड जो होता है पूरा स्क्रीन में दिख जाता है, फैल जाता है कंटेंट। लेकिन जब भी आप एक पेज वाइज देखोगे तो पेज के सेंटर में दिखेगा पूरा कंटेंट। तो वैसे ही कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों को अभी बिल्ड करना है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं जिस क्लास का नाम है कंटेनर। ठीक है। तो कंटेनर बोलकर यहाँ पे क्लास बनाए जो बेसिकली डीप बोलकर एक एलिमेंट होता है उसके अंदर यहाँ पे डाल दिया गया ये सारा चीज। तो इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे डाल देते हैं। तो सारा चीज 10 से लेकर यहाँ पे जब डाल दिया तो बाय डिफॉल्ट तो कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि अभी कंटेनर नया नया लगा और कंटेनर में अभी कुछ है भी नहीं। तो इसी वजह से यहाँ पे कंटेनर में हम लोग को कुछ CSS डालना पड़ेगा। तो कंटेनर में CSS डालने के लिए यहाँ पे कंटेनर का बेसिक कुछ CSS होता है जिसको यहाँ पे दिखाया गया कि 100% वाइट, बट ये एक्चुअली गलत है। 100% वाइट जो पार्ट प्रोसेस जो है ये एक्चुअली सही नहीं है, और यहाँ पे बहुत सारा चीज़ दिखा रहा है, ये भी एक्चुअली मैं अभी देना नहीं चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोगों का पेज अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग साइज का होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोगों को साइज पता करना है तो यहाँ पे कंसोल में जाके यहाँ पे ये जो आइकन है इसमें जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग अलग साइज ऑलरेडी मेंशन्ड है। ओके। यहाँ पे अलग अलग डिवाइस लगभग ये अलग अलग मोबाइल फ़ोन का जो डिवाइसेस है उसके हिसाब से यहाँ पे हर एक मोबाइल का स्क्रीन साइज क्या है उसके हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा डिजाइन दिखाया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी
चीज़ें दिखाया, ये सारा पिक्सल वाइज ही ये चीज़ सारा दिखाया गया है यहाँ पे। तो यहाँ से थोड़ा सा हम लोग को पिक्सल का साइज जो है वो हम लोगों को पता चल जाता है। बट अभी हम लोग को ये बंद कर देना है, इसको जरूरत नहीं है। एक स्टैंडर्ड साइज रहता था जब पुराना लेवल का जो डेस्कटॉप है या आज के डेट में जो टैब होता है, उसके ऊपर अगर हम लोग अपना जो साइट चलाएंगे, उसका मैक्सिमम जो वाइड होता है वो होता है 1024 पिक्सल। जी। ठीक है। और उसका जो हाइट होता है, उसका हाइट लगभग लगभग 768 लगभग ये एक्चुअली रहता है। तो जब भी मैंने इसको डाला, इस चीज़ को यहाँ पे मैंने जब ये डाला, तो देखिए यहाँ पे तुरंत ये जो HR लाइन था, ये कट करके यहाँ पे आ चुका है। ओके। ठीक है। इसका मतलब यह है कि इतना तक जो स्पेस है, पेज का एरिया जो है वो ब्लैंक हो गया है। ठीक है ना। तो इतना सारा एरिया ब्लैंक हो गया। और यहाँ पे जो हाइट है ना, ये हाइट मेंशन करके भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये हाइट हम लोग का फिक्स्ड होना नहीं चाहिए, क्योंकि कंटेनर जो है ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे हाइट भी हम लोग डालेंगे नहीं कंटेनर के अंदर। ठीक है। तो कंटेनर के अंदर ये हाइट नहीं डाला। बट यहाँ पे करना क्या है, मुझे पेज के सेंटर में ये जो कंटेंट एरिया जो है ये पेज के सेंटर में दिखाना है। तो इसके लिए ये ऑप्शंस जो दिख रहा है, इसको डाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जब मार्जिन डालते हैं, मार्जिन डालने का तरीका अलग अलग होता है। यहाँ पे लेंथ है, परसेंटेज है, बहुत सारा चीज़ है, हम लोग मार्जिन में डाल सकते हैं। बट यहाँ पे मार्जिन डालने का एक्चुअली प्रॉपर रीजन ये है कि यहाँ पे जब हम लोग ऐसे कुछ डालते हैं, तो ये चारों तरफ से मार्जिन कवर करते हैं। मतलब ऊपर में भी 12 पिक्सल, लेफ्ट में भी 12 पिक्सल, राइट में भी 12 पिक्सल, नीचे भी 12 पिक्सल, ऐसे करके सारा जगह पे पिक्सल फैला देता है। तो ये होता है बेसिकली ऐसे। उसके बाद जब हम लोग इसके अंदर दूसरा ऑप्शन डालेंगे, मान लेते हैं कि 24 पिक्सल, ऐसे डाल दिया। तो ये क्या किया, पहले वाला जो पार्ट हुआ वो होता है ऊपर नीचे के लिए, और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है लेफ्ट एंड राइट। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग अ, ऐसे करते हैं, अगर ऐसे ऐसे कर देते हैं, तो अभी यहाँ पे ये क्लॉकवाइज घूमता है, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, ऐसे करके क्लॉकवाइज ये जो प्रॉपर्टी ऐसे नहीं हुआ है, वो उसका डाला गया है। ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग एक ही लाइन के अंदर इस तरीके से सारा कोड डाल सकते हैं। या अगर आपको उतना कॉम्पिलेशन समझ नहीं आता है कि ऊपर नीचे या दाहिने बाएं कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसके लिए आपके पास और ऑप्शन है। जैसे कि आप यहाँ पे स्पेसिफिक कर सकते हो कि आपके टॉप के लिए देना है, तो मार्जिन टॉप बोलकर ऑप्शन है, मार्जिन बॉटम बोलकर ऑप्शन है, मार्जिन लेफ्ट बोलकर ऑप्शन है, मार्जिन राइट बोलकर ऑप्शन है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग को मार्जिन राइट में ऑटो डालना है। जब ये राइट में ऑटो डाला, तो राइट लेफ्ट साइड में ऑटो डाला, तो लेफ्ट से राइट में चला गया, मतलब लेफ्ट साइड का पूरा स्पेस ब्लैंक कर दिया या गैप दे दिया। उसके बाद मार्जिन राइट ऑटो कर दिया, तो ये दोनों तरफ से धक्का देना शुरू कर दिया। तो दोनों तरफ से धक्का देना शुरू कर दिया, तो क्या हुआ, दोनों जगह से उस सेंटर में जाके खड़े हो गए। तो ऐसे ही होते मार्जिन लेफ्ट ऑटो, मार्जिन राइट ऑटो। ओके। ये हुआ बेसिक कंटेनर वाला आर्किटेक्चर। ओके। कंटेनर आर्किटेक्चर के बाद अभी हम लोगों के पास आता है क्लास हेडर, मेनू, आ, बहुत सारे ऑप्शन है। हाँ बोलिए। तक रुक जाइए। आप जरा, मुझे इसी को लगता है कि थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मुझे लग रहा था मैं कर ले जाऊंगा, बट आई ठीक थिंक। है, थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा, ओके। क्योंकि मैंने यहाँ पे जब घुसा तो थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। ओके। थोड़ा सा ही आगे बढ़ेगा। यहाँ पे एक हेडर बोलकर एक ऑप्शन में डालता हूँ। यहाँ हम्म। पे क्या है, हर एक वेबसाइट में तीन पार्ट जनरली रहता है। एक होता है पेज हेडर, पेज हेडर। दूसरा होता है पेज कंटेंट, और तीसरा होता है पेज फुटर।
तो देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शंस में हम लोग को तीनों सेक्शंस बन गया। ठीक है, अभी क्या करते, यहाँ पे हेडर बोलकर जो ऑप्शंस होता है उसमें हम लोग कुछ हाइट डालते हैं, कंटेंट में कुछ हाइट डालते हैं और फुटर में कुछ हाइट डाल के तीनों अलग अलग कलर सेक्शन दिया, जिससे क्या हुआ, एक हाँ। आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि कौन सा सेक्शन में क्या क्या चीज जा सकता है। तो पहले हेडर में ये, उसके बाद कंटेंट एरिया, उसके बाद फुटर, फुटर। जो बेसिकली एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। वेबसाइट नहीं है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर बोल सकते हैं कि इस तरीके से हम लोग एक फ्लैग जैसा कलर दिख रहा है। बट यही है बेसिकली स्ट्रक्चर जब हम लोग बेसिक फाउंडेशंस क्रिएट करते हैं अपने वेबसाइट के अंदर। ठीक है, ओके। इससे ज़्यादा और जाते नहीं है, नहीं तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ओके। लेकिन प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ये वीडियो जरूर देखिएगा एक दो बार।